क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो सिंदबाद टाइप सेलर हुआ करते थे, ये सेल करते टाइम अपने घोड़ों को पानी में क्यों फेंक दिया करते थे? या फिर अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि जितने भी डेजर्ट होते हैं, ये सारे डेजर्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में क्यों होते हैं? या फिर अगर मैं ये भी कहूं कि जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो टेम्परेट से हमेशा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? हाय एवरीवन, आई एम उत्कर्ष एंड आई एम वेलकमिंग यू टू इंडियाज मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड द सेंसिबल प्लेटफॉर्म फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के बारे में। आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होता क्या है? लेकिन बच्चों, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर प्रेशर क्या होता है। अगर मैं एकदम आसान भाषा में बताऊं तो बचपन में आप सबने फोर्स पढ़ा होगा क्लास सेवेंथ और एट्थ में। तो कुछ इसी प्रकार अगर किसी फोर्स को तुम डिफिनिट एरिया पर लगा दोगे तो वो प्रेशर हो जाएगा। किसी भी फोर्स को अगर तुम डिफिनिट एरिया पर लगा दोगे तो वो प्रेशर हो जाएगा। तो सर ये फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर तो किसी डिफिनिट एरिया पे नहीं लग रहा है। लग रहा है जब तुम घर से बाहर निकलते हो, छत पे देखते हो, क्या दिखता है? आसमान। इस आसमान में जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इन सारे पार्टिकल्स का वेट तुम्हारे सिर पे है। और चूंकि वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, और जब ये फोर्स तुम्हारे सर के डेफिनेट एरिया पे लगा तो ये बना प्रेशर। और जब ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का था तो क्या बना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है यहां तक? चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को बताने से पहले एक और चीज अगर मैं बता दूं कि आखिर ये प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। चूंकि इस प्रेशर को क्रिएट करने में जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है टेम्परेचर का। समझे? किसी भी जगह के प्रेशर को डिसाइड करने का जो सबसे की रोल होता है वो होता है टेम्परेचर का। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट कहते हैं किस चीज को। तो यहां पर लिखा हुआ है द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर पुशिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जो एयर का कॉलम हमें ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और यहां तक समझिए आप लोग। आगे देखिए, मैंने बताया कि किसी भी जगह के प्रेशर को डिफाइन करने के लिए सबसे की फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। ये कैसे होता है? देखो बेटा, जब किसी भी जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसी भी जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। और जब वहां के पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो वो जमीन से ऊपर, नीचे से ऊपर चले जाएंगे और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब किसी भी जगह का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहां के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। और जब वहां के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे और वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब किसी भी जगह पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि बेटा अगर किसी भी जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब किसी भी जगह का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हाई टेम्परेचर है, क्या है? अगर यहां पे हाई टेम्परेचर है तो क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स फैल गए, और जब पार्टिकल्स फैल गए तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। और चूंकि जब लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे हवाएं गर्म होंगी, एक्सपैंड होंगी और ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी। जैसे यहाँ की हवाएं गर्म हो रही हैं और ऊपर की तरफ उड़ जा रही हैं। जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। और कुछ इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि जब हाई प्रेशर की बात आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एयर के पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं। जैसे यहां पे टेम्परेचर लो होगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो यहां पे हवाएं ठंडी होंगी और डेंसर होंगी और सिंक कर जाएंगी। समझे? यानी अगर इस जगह पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जगह पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हवाएं ठंडी हो जाएंगी, और जब ठंडी होंगी तो हवाएं डेंसर बनेंगी, और जब हवाएं डेंसर बनेंगी तो वहीं पे श्रिंक कर जाएंगी, क्योंकि ऊपर तो उठ नहीं पा रही, क्योंकि पहले से ही भारी है। समझे? घर में कुकर देखे हो, कुकर के ऊपर क्या ढक्कन लगा होता है और उसके ऊपर एक सीटी भी लगा देते हैं, क्योंकि गर्म का हुआ भागे ना ऊपर। समझे? इसीलिए, क्योंकि जो चीजें गर्म होती है भागना चाहती हैं, इसीलिए हम लोग कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, क्योंकि जो गर्म हवा उसमें बन रहा है वो गर्म हवा भाग ना जाए और हमारा खाना बन जाए। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरा कुकर का ढक्कन हमेशा खुल जाता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी कुकर से। देखो, चूंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक फोर्स आता है जो कि सूडो फोर्स होता है, जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि आखिर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि ये हवाएं देख रहे हो यहाँ पे, इस इमेज में सीधी हवाएं तो नहीं चल रही हैं, ये सब पता नहीं कैसे भाग रही है अपने मन से।
भाग रही है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है हवा में, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है हवा में, ये हुआ है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स है, नकली फोर्स है बेटा, नकली। तो जो नकली फोर्स रह के भी इतना काम कर दे रहा है, तुम लोगों के पास तो असली फोर्स है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से मन लगा के, समझे, तभी कुछ कर पाओगे आगे चल के। देखो बात यहां से आती है कि मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो एकदम आसान भाषा में ध्यान से सुनना, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनना। बात यहां से शुरू होती है कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या। क्योंकि उससे पहले हम ये देखना होगा कि हमारी धरती कहां पे है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा सा अर्थ। ठीक है, प्यारा सा अर्थ। और इस अर्थ पे पहले मैं बनाता हूं क्या, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, क्या 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर वो जोन होता है जहां पे सूरज की रेस एकदम पैरेलल पड़ती है। देखो पता है, जब भी अगर मैं बात करूं ना, तो कुछ जगह होती है, जैसे देखो अगर मैं एक बात बताऊं, तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ठीक है, यहां पे सूरज की रेस एकदम डायरेक्ट आ रही है, सूरज की रेस एकदम डायरेक्ट आ रही है। जब सूरज की रेस एकदम डायरेक्ट आएंगे तो कुछ इतना ही एरिया कवर करेंगे। ठीक है, और अगर यही सूरज की रेस स्लैंट हो जाएंगे, मतलब कुछ तिरछी हो जाएंगी, तो ये कुछ इतना एरिया कवर करेंगे। यहां पे यही रोशनी इतना एरिया कवर कर रही है, मतलब इतना कम कवर कर रही है, और यहां पे यही एनर्जी इतना ज्यादा एरिया कवर कर रही है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जब एनर्जी स्ट्रेट होगी, मतलब जब रेज एकदम स्ट्रेट होंगे, तो वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, और जब यहां पे रेज स्ट्रेट नहीं होंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी डिलीवर होगी वहां पे। एकदम सेम यही चीज होती है हमारे अर्थ के केस में। जब अर्थ की बात आती है, तो इस अर्थ को अगर पकड़ के हम लोग यहां पे लेके आए और यहां पे छोटा सा अपने सूरज को बनाए, छोटे से सूरज को बनाए, तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा सूरज है, और सूरज से निकलने वाली जो रेज है, ये रेज स्लैंटिंग पड़ती है पोल्स पे। कहां पड़ती है? स्लैंटिंग पड़ती है पोल्स पे, और स्ट्रेट पड़ती है कहां पे? इक्वेटर पे। कहां पड़ती है? स्ट्रेट। स्ट्रेट पड़ती है कहां पे? इक्वेटर पे। बेटा देखो, स्ट्रेट कहां पड़ी? स्ट्रेट पड़ी इक्वेटर पे पड़ी। जब इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़ी, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिसीव कहां हुआ? सबसे ज्यादा एनर्जी रिसीव कहां हुई? इक्वेटर के पास हुई। और सबसे कम एनर्जी कहां रिसीव हुई? पोल्स के पास हुई। तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा हीट होगा? इक्वेटर वाला। और कौन सा एरिया सबसे कम हीट होगा? पोल वाला। तो ये वाला कौन सा एरिया है? ये एरिया है पोल का। कौन सा? पोल। ये है क्या? पोल। और ये क्या है? ये है इक्वेटर। समझे? तो इक्वेटर पे सूरज की रेस पैरेलल आई और पोल्स पे स्लैंटिंग आई, और जिस जगह पे सूरज की रेस पैरेलल आई वहां पे हीट इंक्रीज हुआ, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जिस जगह पे सूरज की रेस स्लैंटिंग पड़ी, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी कम डिलीवर हो रही है। समझे? अब बात आती है जब बात आती है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, तो कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन से क्रिएट होता है। जब हमारी अर्थ रोटेट होती है, हमारी अर्थ रोटेट कैसे होती है? हमारी अर्थ रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। समझे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। जब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, तो सबसे पहले सूरज की रेस ईस्टवर्ड पड़ती है। समझे? सबसे पहले सूरज की रेस ईस्ट हेमिस्फेयर में पड़ती है, यानी ईस्टवर्ड साइड से पड़ती है। और जब रोटेट हुआ हमारा अर्थ, तो जो इक्वेटर वाला पार्ट था ये भी रोटेट हुआ। तो इस रोटेशन से एटमॉस्फेयर में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और ये कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट वर्ड साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट वर्ड साइड डिफ्लेक्शन क्रिएट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर इक्वेटर से ऊपर अगर कोई भी हवाएं होंगी, इक्वेटर से ऊपर अगर कोई भी हवाएं होंगी, अगर वो ऊपर से नीचे आएंगी, तो इनको क्या करेगा? इनको कोरियोलिस फोर्स राइट वर्ड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर यही सदर्न फोर्स में, अगर यही सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, तो उसको क्या करेगा कोरियोलिस फोर्स? लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगा। समझ गए यहां तक? अब बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स के बाद कि कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट कैसे करता है हमारे प्रेशर बेल्ट को। क्योंकि जब बात आती है प्रेशर बेल्ट की ना, तो यहां तक ये तो आपने समझा कि ये इक्वेटर वो जोन है जहां पे सूरज की रेस डायरेक्ट पड़ी, और इसके बाद पोल्स वो जोन है जहां पे सूरज की रेस स्लैंडिंग पड़ी। तो जो ये जोन था, यहां से ये 5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड से और 5 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड का, तो ये वाला वो जोन है जहां पे सूरज की रेस एकदम पैरेलल पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं 5 डिग्री नॉर्दर्न, क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, यहां पे
5 डिग्री साउथ। क्या कहते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 10 डिग्री। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया है कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करने में पूरा 111 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो यहां पे कितना है, 10 डिग्री है, मतलब कितना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कितना, 1110 किलोमीटर, 1110 किलोमीटर। अब देखो बात यहां पे होती है ना कि ये वाला एरिया तो बहुत गर्म होता है, लेकिन सर ऊपर से तो ठंडी हवाएं आ सकती हैं और नीचे से भी ठंडी हवा जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। जब ऐसा अगर केस हो कि ऊपर से ठंडी हवाएं आए, मतलब यहां से ठंडी हवा आए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऊपर से ठंडी हवा जब आएगी या फिर नीचे से जब ठंडी हवा आएगी, तो बेटा ये पूरा जोन ना 1110 किलोमीटर का, और 1110 किलोमीटर थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस नहीं होती है। यहां से ठंडी हवा एंटर तो की, लेकिन कुछ दूर जाते जाते वो ठंडी हवा खुद गर्म हो गई, और जब वो ठंडी हवा खुद गर्म हुई तो खुद यहां से ऊपर की तरफ उठ गई। देखो चूंकि होता क्या, देखो यहां से ठंडी हवा आ रही है, 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 और कुछ दूर आते आते खुद गर्म हुई, फिर खुद ऊपर उठ गई। समझे, आई और फिर खुद ऊपर उठ गई, ठंडी हवा आई और फिर खुद ऊपर उठ गई। क्लियर है यहां तक। अब देखो जब यहां पे हवाएं उठी, जब यहां पे हवाएं उठी तो क्या हुआ, यहां पे हवाएं उठी, और इसको अगर दूर करके अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे हवाएं जब उठी तो कुछ ऐसा फिगर बना, ये वाला इक्वेटोरियल जोन था, और यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठी, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ उठ के ट्रोपोस्फीयर तक पहुंची, तो चूंकि नीचे तो टेम्परेचर हाई था इसलिए ये फैले हुए थे, लेकिन ऊपर चले क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो फिर से ये हवाएं कंडेंस हो गई, और जब ये हवाएं फिर से कंडेंस हुई तो क्या हुई, भारी हो गई, और जब भारी हुई तो यहां से फैलना स्टार्ट की, इधर और इधर। तो जब यहां से फैल के गिरी तो यहां पे गिरी ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री कहां पे, 30 डिग्री साउथ पे। क्लियर है यहां तक, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे गिरी। जैसे अगर पीछे वाला मैं आपको इमेज दिखाऊं, जिसमें ये गिवन है, देखिए जिसमें ये गिवन है कि ये वो वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक जाता है, जिसपे सूरज की रेज एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, और इससे हवाएं ऊपर उठती हैं, इससे हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठ के फिर कोलाइड करती हैं, तो गिरती कहां पे, गिरती इस पार्ट पे। ये वही जोन है जो 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे आता था, समझे। अब इस जगह पे हवाएं तो गिरी, इस जगह पे हवाएं तो गिरी, लेकिन गिरने के बाद फिर जब ऊपर से यहां से निकली ऊपर फैली, और जब एक जगह पहुंच के फिर से नीचे गिरी, तो जब यहां पे गिरी तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और इस हाई प्रेशर पे गिर के फिर से स्प्रेड हो जाएंगे दोनों डायरेक्शन में। मतलब अगर यहां पे हवा गिरेगी, इस वाले प्लेस पे अगर हवा गिरेगी तो फिर से इधर की तरफ एक्सपेंड होगी और इधर की तरफ एक्सपेंड होगी, समझे, इधर की तरफ एक्सपेंड होगी, फिर ऊपर की तरफ भी एक्सपेंड होगी। इसके अगर मैं आगे बताऊं और डिटेल में अगर डिस्कस करूं तो बात आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में, कि आखिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता क्या। मैंने आपको बताया यहां पे क्या होती है, वार्म एयर राइज करती है इक्वेटर से, और इसके बाद क्रिएट ए कॉन्टिन्यूअस जोन ऑफ लो प्रेशर। जब यहां पे क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और मैंने शुरू में बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया। क्या हुआ, इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ। इसके बाद बात क्या आती है, इसके बाद बात आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। जब 0 डिग्री इक्वेटर पे सूरज की रेस डायरेक्ट पड़ी, तो यहां पे 0 डिग्री पे जब सूरज की रेस डायरेक्ट पड़ी तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद यहां से वार्म एयर ऊपर उठ की, और ऊपर जाके इसने फिर कंडेंस होके जब कंडेंस होकर इन्होंने प्रेशर को इंक्रीज किया, और प्रेशर इंक्रीज किया, फिर ये फैल गई, और जब ये फैली तो गिरी कहां पे, गिरी ये सब ट्रॉपिक्स पे, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे। और जिस जगह पे गिरी वहां पे क्या बना, हाई प्रेशर बेल्ट बना। क्या बना, हाई प्रेशर बेल्ट बना। इसीलिए अर्थ के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। जैसे लास्ट वाली इमेज में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहां पे 30 डिग्री नॉर्थ पे इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसको भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से जो हवाएं उठती हैं वो फिर से सब ट्रॉपिक्स पे 30 डिग्री नॉर्थ पे और फिर 30 डिग्री साउथ पे गिर जाती हैं। समझे बेटा, आओ देखते हैं इसके आगे। अभी तक क्या कवर हुआ, अभी तक हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कवर कर लिया। इसके अगर आगे की मैं बात करूं तो जब सब ट्रॉपिक्स पे हवाएं गिरी, तो हवाओं के गिरने के बाद यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन जब हवाएं ऊपर से आई और यहां पे गिरी, तो गिरने के बाद रह थोड़ी जाएंगे, यहां से फैलेंगी, तो फिर यहां पे गिर के यहां से हवाएं फैली, और जब ये हवाएं फैली तो कहां तक पहुंची, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। कहां पे, देखो ये कहां पे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे।
कहां पहुंची? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो होता है क्या? इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। क्या है ये? मीटिंग पॉइंट है वार्म और कोल्ड एयर मासेस का। सर वार्म तो समझ में आ रहा है कि सब ट्रॉपिक से आ रहे हैं, कोल्ड कहां से आ रहा है? कोल्ड आ रहा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, क्योंकि सबसे ऊपर इस इमेज में आप देख रहे होंगे यहां पे भी एक बेल्ट क्रिएटेड है जिसको हम लोग पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, और यही वो वाला रीजन है जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यानी पोलर से नीचे वाला सब पोलर और लो प्रेशर बेल्ट है ये। क्यों? क्योंकि यहां से हवाएं आई और ऊपर की तरफ फैल गई, ऊपर की तरफ फैल गई, ठीक है, ऊपर की तरफ फैल गई। और जब ऊपर की तरफ फैली, चूंकि यहां से हवाएं तो नीचे गिर रही थी, जब यहां से हवाएं नीचे गिर रही थी, यहां से हवाएं नीचे गिर रही थी, तो ऊपर वाला तो कोई पार्ट बचा ही नहीं था। जैसे इक्वेटर पे क्या हुआ था? इक्वेटर पे हवाएं ऊपर गई थी और नीचे की तरफ फैल गई थी। लेकिन सब ट्रॉपिकल पे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि हवाएं तो ऊपर उठी ही नहीं। जब हवाएं ऊपर उठी ही नहीं तो पोलर पे कुछ गिरने वाला है ही नहीं, और जब पोलर पे कुछ गिरने ही वाला नहीं है तो सब पोलर पे क्या होगा? लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा? सब पोलर पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। समझे? तो होता है क्या है? सब पोलर पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। कहां पे थे? देखिए, सब पोलर पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। यहां पे लिखा क्या? प्राइमरी कॉज ऑफ अनस्टेबल स्टॉर्मी वेदर कंडीशन, और इससे स्टॉर्मी वेदर कंडीशन भी क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हवाएं ऊपर से सबसाइड करती हैं, ऊपर से गिरती हैं और नीचे से जब फैल जाती हैं, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहुत ही तेज हवाओं का डिफ्लेक्शन होता है, और ये हवाएं बहुत सारी वेदर फिनोमिनास को लेके आती हैं और बहुत स्ट्रॉमी वेदर लेके आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में 60 डिग्री ही वो पार्ट होते हैं जहां पे श्रिंकिंग 60 या फिर फ्यूरियस 50 टाइप की हवाएं चलती हैं जो कि बहुत तेज चलती हैं, और ये इन हवाओं का रीजन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे आ रही हवाएं जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं। समझे? अगर मैं आपको फिर से इस इमेज की तरफ ले चलूं, किसमें? इस इमेज की तरफ ले चलूं, और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे फिर से ले चलूं और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा अर्थ था, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक, ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे 0 डिग्री पे तो बहुत 0 डिग्री पे तो बहुत टेम्परेचर, 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिसीव हुआ। जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर रिसीव हुआ तो पहुंचा कहां पे? यहां पे 0 डिग्री पे टेम्परेचर रिसीव होने के बाद कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, और यहां पे क्या है? यहां पे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से हवाएं उठी थी और कोलैप्स कहां पे की थी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, वेदर इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर। समझे? अब सदर्न हेमिस्फीयर में से फिर जब हवाएं नीचे गिरी, तो यहां से फिर हवाएं नीचे गिरने के बाद फैल गई ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, यहां से भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ फैली तो पहुंची कहां पे? नीचे की तरफ मिली तो पहुंची है कहां पे? ये पहुंची सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। कहां पे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता ही इसीलिए है क्योंकि यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरह कोई भी हवाएं ऊपर से नहीं आती हैं, यहां पे सारी हवाएं नीचे से चलती हैं, इसीलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, जिसकी वजह होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझे? क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे हवाएं इक्वेटर से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे इक्वेटर से हवाएं नीचे गिर जाती हैं, और यहां से नीचे हवाएं गिरती हैं लेकिन यहां से कोई हवा ऊपर नहीं उठती है, जिसकी वजह से सब पोलर पे कोई भी हवाएं ऊपर से कोलाइड नहीं करती हैं, जिसकी वजह से सब पोलर पे कोई भी हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। समझे? लेकिन अगर मैं बात करूं पोल की, तो पोल पे क्या होता है? पोल पे चूंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, पोल पे बहुत लो टेम्परेचर होता है, और जब किसी भी जगह पे लो टेम्परेचर होगा तो वहां पे हवाएं डेंसर होंगी। डेंसर होने का मतलब क्या? कि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज वहां का प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां से जो हवाओं का डायरेक्शन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएगा। यानी पोल से जो हवाएं आएंगी, वो पोल से हवाएं, जो पोल पे जो हाई प्रेशर क्रिएट होगा वो पोल से हवाएं कहां आएंगी? सब पोलर लो की तरफ आएंगी, तो यहां से भी हवाएं नीचे की तरफ आने लगेंगी। समझे? यहां से भी हवाएं नीचे की तरफ आने लगेंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में, तो ये रहा क्या? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो कि क्रिएट कैसे होता है? जो क्रिएट होता है किसकी वजह से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं, जो कि सब पोलर पे नहीं गिर पाती हैं, जिसकी वजह से सब पोलर पे कोई भी हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट नहीं होता है। समझे? अब उसके बाद अगर उसके बाद मैं बात करूं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में, तो चूंकि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है वो
थर्मली इंड्यूस होता है, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट से होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर में बहुत कम होता है क्योंकि सूरज की रेज स्लैंटिंग पड़ती है। जब सूरज की रेज यहाँ पे स्लैंटिंग पड़ेंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और हाई प्रेशर तो पोलर पे है और लो प्रेशर सब पोलर पे है, तो सारी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने लगेंगी। समझे? तब क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कोल्ड डेंस एयर श्रिंक एट अ पोल एंड कॉन्टिन्यूअस हाई प्रेशर फ्रीजिंग जोन एट द पोल। समझे? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती हैं, एक चीज आती है जिसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन वही होता है कि ट्रॉपिक्स के अंदर जहां पे हवाएं कन्वर्ज करती हैं यानी गिरती हैं, उसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। देखो पता है, जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, अर्थ क्या अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। तो अगर इस केस में बात करूं तो जो सूरज की रेज है वो कहां पड़ रही है, वो सूरज की रेज इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही है, और इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही है। आपने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहां पे क्या है, इस ये जो एपीहेलियन वाला कंडीशन है, तो एपीहेलियन वाली कंडीशन में क्या होता है, एपीहेलियन के कंडीशन में जो सूरज की रेस है वो पैरेलल पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब पैरेलल रेस पड़ेंगे तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो जो इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, यानी जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा था, अब ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट कहां पे होगा, अब ये लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और इसी प्रकार जो 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और अगर ये पेरिहेलियन की कंडीशन आ जाएगी तो जो सन की डायरेक्ट रेज है वो कहां पड़ेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, और जब सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेंगी तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। यानी जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा था, यही इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। और ये जोन पेरिहेलियन और एपहेलियन के कंडीशन से हमेशा ऊपर और नीचे यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आता रहता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में शिफ्ट होता रहता है, और इसी को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? देखिए अब बात आती है क्या, अब बात आती है रीजंस की, मतलब कहां पे क्या चीज होती है। देखिए इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहां पे वार्म, यहां पे हवाएं गर्म होती है और ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, ठीक है। 30 डिग्री पे क्या होता है, यहां पे हवाएं श्रिंक करते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे वही हवाएं श्रिंक करती हैं जो इक्वेटर से उठी होती हैं और टॉपिक्स पे श्रिंक कर रही होती हैं। और 60 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स या फिर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री एयर मासेस, यहां पे कोलिजन की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। और चूंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री एक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, जहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से एयर मासेस भारी हो जाती हैं और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जहां भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो पोलर रीजन में क्या होता है, 90 डिग्री रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हुआ रहता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ रहता है तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब यहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो सारी इंक्रीज प्रेशर लो सब पोलर लो पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी हवाएं 90 से 60 की तरफ चलने लगते हैं और 30 से 60 की तरफ चलने लगते हैं। उसी प्रकार 0 से 30 की तरफ चलते हैं और 30 से 0 की तरफ चलते हैं। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? और ये मॉइस्ट जगह होता है, क्योंकि यहां पे देखो होता है क्या, इक्वेटर पे इक्वेटर बहुत गर्मी पड़ती है, तो बादल जैसे ऊपर पहुंचते हैं फिर ठंड हो जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, तो इक्वेटर से हमेशा बारिश होती रहती है। समझे? यहां पे ड्राई डेजर्ट पाए जाते हैं, कहां पे ये पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवाएं ऊपर से कोलाइड करती हैं, और जब यहाँ पे हवाएं कोलाइड करती हैं यहाँ पे ठंडी हवाएं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम हो पाती है। और यहाँ पे स्टोमी और अनस्टेबल कंडीशन होता है कहाँ पे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। यहाँ पे स्टोमी और ऐसे बहुत ही चहल पहल वाला कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि जो 90 डिग्री हाई से हवाएं आ रही होती हैं और जो 30 डिग्री हाई से हवाएं आ रही होती हैं, ये दोनों कोलैप्स कर रही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर की विंड्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 60 डिग्री सिंकिंग की या फिर 50 डिग्री फ्यूरियस की, ये सारी हवाएं
इसी पे चलती हैं, 60 डिग्री पे चलती हैं। और अगर मैं बात करूं कूल्ड यानी 90 डिग्री की, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत ठंडा होता है और बहुत ठंड होने की वजह से यहां पे प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है और सारी हवाएं यहां से 60 डिग्री सब पोलर लो की तरफ चलने लगती हैं। समझ आया आप लोगों के यहां तक? ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।